रखा हुआ था, आज उनकी मौत पे आपको लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है। उस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर याद क्यों नहीं आया कि जब लोगों को जिंदा तंदूर में ये लोग जला देते थे? उस समय आपका लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं याद आया कि पति के सामने उसकी बीवी का बलात्कार करते थे, बाप के सामने बेटी का बलात्कार करते थे, कनपट्टी पे बंदूक लगा के 50 लाख की प्रॉपर्टी 5 लाख में लेते थे? उस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर याद नहीं आया? जब उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया, उस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर याद नहीं आया? एक उमेश पाल को मारने के बाद जब वो गाड़ी के अंदर लेके जाया जाता अस्पताल के लिए तो 200 राउंड फायरिंग हुई थी। 200 राउंड फायरिंग इन लोगों ने की थी, उसमें 3 निर्दोष लोग मारे गए थे। अरे इनको तो दौड़ा के भी नहीं मारा, इनको तो वहीं भागने का मौका भी नहीं दिया, इनको वहीं पकड़ के ठोक दिया गया। ये क्या यही है रामराज? योगी जी रामराज की बात करते हैं, कौन सा भैया हमें नहीं पता राम राज है, रावण राज है, योगी राज है, मोदी राज है। हाँ। हमें इतनी बात पता है कि एक आतंकी हो, एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल की मौत होने पे खुश होने का मतलब नहीं बनता, आज क्रिमिनल की मौत होने पे दुखी होने का मतलब नहीं बनता। सिर्फ एक ये मतलब बनता है कि समाज से गंदगी हटी। आज समाज में ऐसी बहुत सी यूपी में गंदगियां हैं, पर हमारा सवाल उल्टा मोदी सरकार से, योगी सरकार से भी है कि आज आपको लोग घेर रहे हैं कि 40-40, 45-45 लोगों के नाम सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, फलाना सिंह, ढिमकाना सिंह, कुलदीप सेंगर, ये सेंगर, वो सेंगर। आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करोगे? आज लोग उनका भी इनकाउंटर देखने को चाह रहे हैं शायद। तो आज योगी सरकार से हम ये कहेंगे कि एक पक्षिया और जो धर्म के धार पे आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है कि आप धर्म देख के बंदे ठोक रहे हो, तो आप 2-4 विकास दुबे जैसे और मामले लेकर के आओ ताकि लोगों को लगे कि आप निष्पक्ष काम करते हो। ये हमारा योगी सरकार से कहना है। ने तो एक बयान भी दे दिया, कह रहे हैं कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगाकर इसके समर्थन में है वो लोग भी मिले हुए हैं उसकी हत्या में। देखिए आज मिले होना ना मिले होना, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो तहकीकात का मुद्दा है। पर आज एक बात याद रखने वाली बात है कि ये जो पूरा कांड है जिसको लोग षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं, वो षड्यंत्र क्यों लग रहा है? आप इस चीज को समझो। सुरक्षा घेरे में आकर के वो बंदों को ठोक रहे हैं और पुलिस वाले पीछे जेब में हाथ डाल के खड़े हैं। आप समझो इस बात को। पुलिस वालों की बंदूक क्यों नहीं निकली? पुलिस वालों की गोली क्यों नहीं निकली? जब वो आदमी मार रहे थे उस दोनों अपराधियों को, तो उस समय अगर पुलिस वाले भी 2-4 गोली उनकी टांग में ठोक देते या उनका भी वहीं ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर देते तो शायद आज ये मुद्दा ना बनता, शायद उन पुलिस वालों को बर्खास्त ना होना पड़ता, शायद आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात ना उठती। तो अगर ये स्क्रिप्टेड भी है, लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र करके योगी जी के द्वारा मरवाया गया, कराया गया है, तो अगर आपको ये भी लग रहा है स्क्रिप्टेड भी है, तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम स्क्रिप्ट को चेंज करना। आप याद रखिए कि अगर शायद 1-2 पुलिस वालों की भी टांग टूंग में गोली लगती, वो भी जख्मी होते और इन लोगों को भी वहीं ठोक दिया जाता, तो शायद लोगों के मन में ये सवाल ना आता कि ये नेचुरल है या ये करवाया गया है। आपको क्या लग रहा है, सोची समझी साजिश नहीं है इसके पीछे? देखिए मैं साजिशों की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो एक ही बात कर रहा हूं कि अगर पुलिस वाले भी जख्मी होते या इन लोगों को भी वहां ठोक दिया जाता, इनको सरेंडर करने का पूरा मौका दिया गया, तो ये सब कुछ क्या था? तो आज इसके ऊपर सवाल होते हैं, खड़े होते हैं, अपने आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आज ऐसे लोगों को आपने पकड़ा, आपने उनको मारते वक्त गोली मार के जख्मी क्यों नहीं किया? ये सवाल इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर पे खड़े हो रहे हैं। पर अगर आप ये लॉ एंड ऑर्डर खड़ा करो कि ऐसे लोगों के मरने पे हम समर्थन करेंगे, तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम अतीक जैसे आदमी के ऊपर, आप याद रखिए, हम अतीक जैसे आदमी के ऊपर अगर जो लोग इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अतीक जैसे आदमी पे गिन्नी सानी थूकता है और कलाम जैसे आदमी को सल्यूट करता है। अगर आप मुस्लिम एंगल देखो और अगर आप हिंदू एंगल देखो, तो गोडसे जैसों के ऊपर हम थूकते हैं और स्वामी विवेकानंद जैसे को पूछते हैं। अगर आप मेरी विचारधारा सुनना चाहो तो हमारी विचारधारा ये है कि गोडसे के मरने पे अफसोस नहीं होता हम लोगों को, और आज जो अतीक अहमद जैसे लोग मरे हैं इन पे हमें एक कण का भी अफसोस नहीं है। कुछ दिन पहले उसके बेटे को मार दिया, बताइए। तो बताइए, 19 साल का था। और तो 10 साल में बंदूक पकड़ाने को किसने कहा था? हाँ। आप अतीक अहमद से अगर जिंदा होते तो ये सवाल आप भी करते और मैं करता। अगर मेरे को मिलता कि 10 साल में बच्चे के हाथ में तमंचा पकड़ा दोगे तो 19 साल में तो उसको मरवा ही दोगे। तो आज अगर आप अपराधी को पनपने का मौका दे रहे हो, अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को बंदूकें पकड़ाओगे, तो क्या देखने को मिलेगा? आज यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप बच्चों के हाथ में बंदूकें पकड़ाओगे, बच्चों के हाथ में तलवारें पकड़ाओगे, यही आरएसएस वाले कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, आरएसएस के अंदर भी बहुत सारी हमने तस्वीरें देखने को मिली हैं कि छोटे छोटे जो सभा बनी है, हिंदू सभा, महासभा। आज याद रखिए, आज लोगों को लगता है कि हम सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं विपक्ष में बात करता हूं, तो मैं सच्चाई का पक्ष रखता हूं। और सच्चाई ये है कि गुंडा बदमाश किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। अतीक अहमद से हिंदुस्तान के अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे एक सच्चे मुसलमान से पूछोगे, तो एक सच्चे मुसलमान आपको बोलेगा कि भैया हम अतीक अहमद का समर्थन नहीं करते। लोग तो ये भी कह रहे थे हमें बड़ा अफसोस है अतीक के चले जाने से, तो दुख है, और सवाल है सरकार से कि किस प्रकार से जो है लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यूपी में। जो लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो शायद उनको बहन बेटियों की असमत लुटवाने में मजा आता होगा, शायद उनको यूपी में छोटे बच्चों को यतीम बनाने में मजा आता होगा, शायद उन लोगों को देश के अंदर ऐसे अपराधियों को पनपने देने का मौका देने में मजा आता होगा। हमें ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आता। आज जिन लोगों को लगता है कि अतीक अहमद की मौत गलत तरीके से हुई है, तो वो आज मानव अधिकार
के तहत यूपी सरकार पे केस कर सकते हैं। आप यूपी पुलिस पे केस करो। आप आज ह्यूमन राइट्स की पूरी जो कथाएं होती हैं उनको पढ़ के सरकार के ऊपर केस डालो कि भैया तुम्हारे। अच्छा, आप कह रहे हैं सही हुआ अतीक अहमद के साथ, खुलकर बोलिए, मुझे जानना है। एक मुजरिम के मरने पे आदमी को ना दुखी होना चाहिए ना खुश होना चाहिए, सिर्फ जनहित का फैसला होना चाहिए। अतीक अहमद अगर मरा है तो वो जनहित में मरा है। आज वो जिंदा रहता तो पता नहीं कितने बेजुबान लोगों को, कितने बेकसूर लोगों को और मौत के घाट उतार देता। अपने बेटे के मरने पे उसने क्या बोला, सुनो आप, अपने बेटे के मरने पे क्या बोला उस पुलिस वाले का, मुझे नाम बताओ, मुझे सिर्फ वो नाम बता दो, वो कौन सा पुलिस वाला था। आप ये देखिए रस्सी जल की बल नहीं गया। जो आदमी इतना टॉर्चर हो रहा है पुलिस के द्वारा, जो कह रहा है मेरे को सुरक्षा दो, पुलिस मुझे मार देगी। अरे ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों को पुलिस थाने में मुर्गा बनाते थे, ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों के जूते साफ करवाते थे। और आज योगी सरकार ने अगर प्रशासन को ये हिम्मत दी है, ये ताकत दी है, तो आज ये मतलब नहीं है कि अगर हम विपक्षी हैं तो सरकार के हर फैसले का विरोध ही करेंगे, हर फैसले पे घगड़े उठा के नाचेंगे कि हाँ भैया जो हुआ वो गलत हुआ। ये फैसले अपने को समझ में नहीं आते। पर अगर आज देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है, किसी अपराधी को मारा जा रहा है, तो उस अपराधी के मारे जाने पे हम उसको सही एंगल से देखते हैं। आज हमारे देश के अंदर मैं तो कहता हूँ इवन शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए। बलात्कारी जो हो उनके भी प्राइवेट पार्ट काट दिए जाने चाहिए। आज हमारे देश के संविधान के हिसाब से तो मुजरिम जेल में बैठ के रोटियां काट के मुस्टंडे बनते हैं। आप ये देखो तो आप समझो हमारे देश का संविधान ऐसा है कि जेल में आपको जिम मिलेगा, जेल में आपको किताबें मिलेंगी, जेल में बैठ के आप इलेक्शन लड़ोगे, तो साला जेल है किस लिए? जेल है किस लिए? जेल है किस लिए? अरे काहे को सुधरने का मौका। लोग जाते हैं अपनी 36 इंच की छाती लेके 56 इंच की फुला के आते, जेल के अंदर जिम खोल देते हैं लोग। आप समझो जेल के अंदर पत्थर तोड़ते थे, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। अरे जेल के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर आप जेल को, आप समझो जेल को जेल मानते हो तो वो सजाए काले पानी की जेल होती थी। आजकल की जेलों के अंदर तो लोग ये कहते हैं बाहर मोदी सरकार ने इतनी भुखमरी कर दी है, साला बाहर बैठ के करेंगे, एक आधे को रैप्टा मारा, एक आधे को छुरी मारी, एक आधे की चोरी करी, जेल में जाएंगे रोटी खाएंगे। आज जितने अपराधी है ना वो बाहर आने पे अफसोस जताते हैं। आज जो सही मायने में टिपिकल क्रिमिनल बन चुके हैं वो बाहर आने पे काम धंधा उन्होंने करना नहीं है। अतीक अहमद एक उच्च दर्जे पर भी था, राजनीति में भी था, तमाम लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है उसने। आप एक छोटी सी बात याद रखना, जिस पार्टी से वो था आज उन्हीं के लिए खतरा बन रहा था। वो सरकारी गवाह बन चुका था। उसने बोला था कि मेरा पूरा परिवार आप लोगों के साथ है, हम आपको राज खोल के देंगे। तो आप ये बात याद रखिए कि अतीक अहमद के मरने से योगी जी को तो बिल्कुल फायदा नहीं था। अतीक अहमद से मरने से विपक्ष में बैठी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी को जरूर फायदा था, क्योंकि अगर अतीक अहमद के खुलासे होते तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलता और शायद एक बहुत बड़ा विपक्ष का नेता जेल में जा सकता था। आप याद रखिए। तो आज ये भी कह सकते हैं ले लिया गया इस मामले में, तो आज जिन्होंने कानून हाथ में लिए, जो लोग कानून जेब में रख के घूमते थे, उनके लिए आपको हमदर्दी काहे को? यही तो वो लोग हैं जो कानून जेब में रख के घूमते रहे। मैंने आपको बोला पुलिस वालों से जूते साफ करवाना, पुलिस वालों से गाड़ियां साफ करवाना, ये वो लोग थे। तो आज अगर कानून हाथ में लिया गया, आपको एक बात बता दूं, आपने महाभारत देखी है बचपन में? शायद सबने देखी होगी टीवी के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि कर्ण को उस समय कैसे मारा गया था। अर्जुन के द्वारा कर्ण अपना पहिया निकाल रहा था और युद्ध के नियम के अगेंस्ट था कि एक निहत्थे आदमी को जो रणभूमि में नहीं है तुम उसको नहीं मार सकते। पर श्री कृष्ण ने क्या बोला? पार्थ तीर चलाओ, पार तीर चलाओ। अन्यायी को, एक ऐसे आदमी को जो धूर्त आदमी हो, इसको मारने के लिए न्याय की कोई परिभाषा नहीं होती। एक मुजरिम है, अगर एक समर्थन इनको हमें नहीं देना, आप अर्जुन की मौत से फैसला लगा लो कि अर्जुन का मरना कौन सा न्याय संगत था, दुर्योधन का मरना कौन सा न्याय संगत था। अगर दुर्योधन नंगा जाता पूरा फुल प्लेज ऊपर से नीचे तक अपनी माँ के सामने, तो उसकी जांघों में भी बहुत ताकत होती, आप समझना। पर दुर्योधन को भी बाद में भीम के द्वारा जांघों पर अटैक करके मारा गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने चतुरता के साथ, राजनीति के साथ केले के पत्ते बनवा दिए थे। तो आप समझो इस बात को कि श्री कृष्ण जानते थे कि अधर्मियों के कत्ल को आप कभी भी धर्म की परिभाषा में गलत नहीं मान सकते। तो अधर्मी जो आदमी है, आपको मैंने एग्जांपल दिया कर्ण, क्योंकि कर्ण के होते महाभारत पांडव जीत नहीं सकते थे, पांडवों की औकात नहीं थी जीतने की। सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यूपी में जो है सुरक्षा बढ़ रही है या आम जनता को डरना चाहिए क्योंकि सरकार जो है कानून हाथ में ले रही है, ऐसे सवाल है। तो हमें हमदर्दी है अतीक अहमद के परिवार से, उनके घर में जो आज बेवा औरतें हैं उनसे हमें हमदर्दी है। हम कहते हैं उन बेवा औरतों को सुरक्षा पुलिस जो यूपी सरकार है वो मुहैया कराए, क्योंकि आज उनके परिवार में 2 और भी बच्चे हैं, आज उनके घर की औरतें हैं, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए कि उनके ऊपर ऐसी कोई आंच ना पड़े आज, क्योंकि औरतों का या बाकी बच्चों का कसूर नहीं है। जो कसूरवार थे उनको सजा मिल चुकी है, कानून के हिसाब से मिले या गुंडों के हाथ से मिले, क्योंकि मुजरिम को जो सजा मिलती है वो नेचुरल मौत की बहुत कम मिलती है। आज बड़े से बड़े अपराधी जो होते हैं, आप समझना इस बात को, वो गोली के ही मोहताज होते हैं, आप समझो, क्योंकि इन्होंने दुश्मनियां इतनी ली होती हैं कि हर गली में इनको कफन बांध के घूमना पड़ता है। किस जगह सर से कफन उतार के बॉडी पे आ जाए इनको खुद नहीं पता होता।